हेलो बच्चा पार्टी। सो माय नेम इज़ यश महेश्वरी। मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास 12th के लिए वीडियो लेके आया हूँ, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स जो सेक्शन सी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में 2021 में बोर्ड्स में, उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सो दिस वीडियो इज़ ऑन द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में कैलकुलस का किस तरीके से एप्लीकेशन होता है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग चीज़ों की वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के साथ मैं ये वाला जो पीडीएफ है ये भी आपको ज़रूर शेयर करूँगा, वीडियो के नीचे रहेगा पीडीएफ। सो आप पीडीएफ ले लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे उस कनेक्ट करके वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इस पीडीएफ को लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं। बस अगर आप इतनी शीट, ये जो शीट मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये कर लीजिए सो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे इन दिस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझते हैं यहाँ पे। सो देखिए क्या होता है। सो वी हैव लर्नड इन कैलकुलस दैट व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स अस dy बाई dx। हमको पता है अगर एक क्वांटिटी y है, उसको अगर हम एक फंक्शन, एक वेरिएबल x के टर्म्स में अगर उसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। सो व्हेन y इज अ फंक्शन एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलता है dy बाई dx। ये सबको पता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। Now this measures the instantaneous rate of change of y with respect to x। हमको पता है चेंज इन y with respect to x। तो इसका यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होता है। सो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में बहुत सारी सिचुएशंस में, जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्लस बहुत सारी अलग अलग कैलकुलेशन में, कॉस्ट कैलकुलेशन में ये हम लोग मैथमेटिकल टूल यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो किस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। इसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए बेसिक्स डिफरेंशिएशन और बेसिक्स इंटीग्रेशन। अब समझिएगा आईएससी 2020-21 वाले सेशन के जो बच्चे हैं, इस साल के जो बच्चे हैं, उनके में इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ये कोड से बाहर है। सो इंटीग्रेशन को क्रॉस कर दीजिएगा, सिर्फ आपको डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन पढ़ना है। सो सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ना है इन एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ ये देख लेते हैं। So after studying this lesson you will be able to define total cost। total cost क्या होती है ये आप बता पाओगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये आपको पता चलेगा। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब टोटल कॉस्ट दी होती है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, जब टोटल रेवेन्यू दिया होता है। एंड ऑप्टिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम टोटल कॉस्ट अंडर गिवन कंडीशन, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, और या फिर मिनिमम खर्चा कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो समझते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेसिक चीज। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आता है कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। सो कॉस्ट फंक्शन जैसा कि दिया है, द टोटल कॉस्ट सी, मान लेते हैं एक चीज को प्रोड्यूस करने में जो टोटल कॉस्ट आती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी of producing and marketing x units of a product depends upon the number of units। so जो total cost होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो द फंक्शन रिलेटिंग c एंड x, तो एक ऐसा फंक्शन जो c और x यानी कॉस्ट को और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को आपस में जोड़ता है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है क्लास 11 में हम लोग समझ चुके हैं। फंक्शन एक तरीके की मशीन समझ लीजिए जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट निकलता है बाय सम डिफाइंड वेज। सो ये होता है यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से। नाउ दिस फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन होता है ये दो चीजों से बना होता है। कौन कौन सी चीजों से, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो आपको देनी ही देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि कोविड का वैक्सीन जैसे यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो वैक्सीन का जो कॉस्ट होगी वो कैसे निकाला जाए, ठीक है। सो कोविड के वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए जहां पे ये प्रोड्यूस हो रहा होगा वहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बड़ा सा एरिया लिया होगा, एक प्रेमाइसिस जहां पे होगा उस कंपनी का,
तो वो जो एरिया लिया होगा वो एरिया क्या है, वो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है भाई, एक बार में खरीद लिया आपने और खरीद के उस पर आपने फैक्ट्री जमा दी, ठीक है। या फिर आप जो फैक्ट्री आपने जमाई है उसको उसमें जो मशीनरी लगी है वो भी एक टाइम का कॉस्ट है। सो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसी कॉस्ट जो बार बार चेंज ना हो, जो आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, एक बार आपने पैसा लगा दिया, वो पैसा जिंदगी भर के लिए लगा रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलेगा। So the fixed cost consists of all types of cost which do not change with the level of production। तो प्रोडक्शन चाहे कम कीजिए चाहे ज्यादा कीजिए, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। जैसे कि रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, अब आपने कोई जगह रेंट पे ले रखी है, या फिर जो उस पर इंश्योरेंस दे रहे हैं, या फिर उस पर जो टैक्सेस दे रहे हैं, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो गया जो डिपेंडेंट नहीं है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोविड के, अगर आपने मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो कोविड का एक वैक्सीन बना रही है, तो उस वैक्सीन को बनाने में जितने पैसे आपने मशीनरी में लगाए, जितने पैसे आपने जमीन को खरीदने में लगाए, वो हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। Now what is variable cost? So the variable cost is the sum of all costs that are dependent on the level of production। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब which is not fixed, जो चेंज होता रहता है। सो वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी वो कॉस्ट जो डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हो। जितना ज्यादा आइटम प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ मटीरियल, भाई अब जैसे मान लीजिए जो वैक्सीन आप बना रहे हैं उसमें मटेरियल भी लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें फ्लूइड भर रहे हैं ना, तो वो जैसे जैसे वैक्सीन्स आपके बढ़ते जाएंगे तो वो फ्लूइड भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो इन दिस केस जैसे जैसे आपकी वैक्सीन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल आल्सो राइज। लेबर का कॉस्ट, अब ज्यादा वैक्सीन बनाने में ज्यादा लेबर यूज होगा तो लेबर का कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा एज वी इंक्रीज द टोटल आउटपुट। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, फिर से वही वाली बात है, पैकेजिंग भी बढ़ेगी भाई, जब नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ा दोगे तो पैकेजिंग में भी तो ज्यादा पैसा लगेगा। सो दिस इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो हमने यहां पे क्या समझा, हमने यहां पे समझा दैट कॉस्ट फंक्शन इज मेड अप ऑफ टू कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो इन्होंने यहां पे कॉस्ट फंक्शन को Cx के फॉर्म में ले लिया, वेयर f इज योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड Vx इज योर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, whereas fixed cost does not depend on the number of items produced, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिमांड फंक्शन पे। Now what is a demand function? So an equation that relates price per unit and quantity demanded at that price is called a demand function। तो डिमांड फंक्शन किन दो चीजों को रिलेट करता है, डिमांड फंक्शन मैप्स डिमांड ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, विद द प्राइस ऑफ ईच यूनिट। तो प्राइस पर यूनिट एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, उन दोनों को जो रिलेट करता है दैट इज नोन एज डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन क्या किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, देखिए डिमांड फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं इफ P इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। हम मान लेते हैं कि एक वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के, एक यूनिट वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए अगर P प्राइस हमको देना पड़ रहा है एंड X इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, और उस प्राइस पे हम लोग X यूनिट्स डिमांड करें। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा कि कोविशील्ड जो वैक्सीन यहाँ पे डेवलप हो रही है एस्ट्राजेनिका के द्वारा, उस वैक्सीन की कॉस्ट मान लेते हैं 500 रुपीज एक वैक्सीन की कॉस्ट है, ठीक है। अब 500 रुपीज में हमको टोटल कितनी वैक्सीन मिलेंगी, सो दिस इज, यहाँ पे कितनी वैक्सीन मिलेंगी इज रिप्रेजेंटेड बाय X, 500 रुपीज इज रिप्रेजेंटिंग P, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द प्राइस पर यूनिट, इनके बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज योर डिमांड फंक्शन। सो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स X प्रोड्यूस्ड है, सो दिस X इज रिलेटिंग टू F ऑफ P, यानी फंक्शन रिलेटिंग टू प्राइस पर यूनिट। तो देखिए ये जो डिमांड फंक्शन होता है ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिपेंडेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ ईच यूनिट, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि प्राइस पर यूनिट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसमें क्या है, इसमें जो X है दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, या फिर ये बोल सकते हैं यहां पे प्राइस इंडिपेंडेंट है और यहां पे X जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहां पे प्राइस जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, वेयर एज यहां पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो डिपेंड कर रही है ऑन द प्राइस। अब देखिए होता क्या है, ये जो डिमांड फंक्शन होता है ना, तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर आपने किसी चीज की प्राइस ज्यादा बढ़ा दी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। कैसे, मान लीजिए एक
कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनिका ने बनाई है, वो 500 रुपीज़ की एक वैक्सीन है। फाइजर की जो वैक्सीन आ रही है मान ले वो 5000 की है। तो भाई जो महंगी चीज़ होगी उसकी डिमांड कम होगी ना, हर कोई आदमी महंगी चीज़ तो नहीं लगवा पाएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम होती जाएगी। सिमिलरली वाइस वर्सा अगर बोले कि अगर मान लीजिए फाइजर की जो वैक्सीन है वो 5000 की है और कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका वाली 500 की है, तो क्योंकि वो कम पैसे की है तो उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी। भाई ज़्यादा लोग कहेंगे भाई हमको सस्ता वाला लगवा दो, क्यों हम महंगा पैसा खर्च करें, ज़्यादा पैसा खर्च करें, ठीक है, जब दोनों में चीज़ एक ही है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड घटती है। इसके अपोजिट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो वैसे वैसे प्राइस घटता है। ठीक, तो ये यहां पे रिलेशनशिप दिया जाता है बाय डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन आपका दो तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। किस तरीके से, या तो नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस पर यूनिट और द प्राइस पर यूनिट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। सो यहां पे लिखा है प्राइस P इज एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ X नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसके बाद आता है रेवेन्यू फंक्शन। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू फंक्शन? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जितना पैसा हमने कमाया कोई चीज़ को बेच के, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है उसने यहाँ पे बनाया, तो उसने बना के जब बेचा अपना कोविशील्ड तो उसको टोटल कितना पैसा मिला, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। तो जो कंपनी अपना सामान बेचने के बाद जो पैसा लेती है अपने पास रखती है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू, जो पैसा उसको मिलता है। So if X is the number of units of certain product sold at rate P per unit, then the amount derived from the sale of X units of a product is the total revenue। अब अंग्रेजी में क्या लिखा है, मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि अगर एक कोविड की वैक्सीन को बेचने में P रुपीज मिल रहा था, टोटल हमने कोविड की कितनी वैक्सीन बेची, X टोटल वैक्सीन बेची, तो टोटल पैसा हमको कितना मिलेगा, P इंटू एक्स। भाई मान लीजिए अगर 500 रुपए की एक वैक्सीन है, सो P की वैल्यू हो गई 500, ठीक है, और हमने टोटल X का मतलब क्या हो गया, X का मतलब हो गया टोटल कितनी वैक्सीन बेची। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे 1000 वैक्सीन बेची, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा कंपनी को, तो 500 रुपए की एक वैक्सीन, टोटल कितनी वैक्सीन बेची, 1000 वैक्सीन बेची। सो 500 इंटू 1000 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय प्राइस पर यूनिट into the number of units. So Rx is the revenue function given by P into X, where P is the price per unit and X is number of units. अब देखिए यहाँ पे, अब इस वाले फॉर्मूले से देखिए P की जो वैल्यू थी यहाँ से वो किसके बराबर थी, P की जो वैल्यू थी वो थी किसके बराबर, Gx के बराबर हम लोग ने ले लिया था। तो ये क्या था हमारा, ये था डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन अगर प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो P की वैल्यू किसके बराबर, Gx के बराबर। तो यहाँ पे P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P की जगह हम लोग यहाँ पे Gx भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे Px लिखा है, अब P कोई भी फंक्शन है, Gx भी फंक्शन होता है। भाई ये फंक्शन है ना, इसको fx लिखो, Gx लिखो, Px लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे Px के फॉर्म में लिख दिया, तो x इंटू द डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, इस तरीके से आता है। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन? प्रॉफिट फंक्शन का मतलब होता है कि भाई हमने कोई चीज़ बनाई तो हमारी उसमें कॉस्ट लगी, ठीक है। हमने जो फाइजर कंपनी है उसने अपनी वैक्सीन्स बनाई तो उसमें वैक्सीन बनाने में पैसा लगा, विच वॉज द कॉस्ट फंक्शन, जो हमने सबसे पहले समझा, CX। कॉस्ट फंक्शन वॉज व्हाट, कॉस्ट फंक्शन वॉज टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के जो टोटल खर्चा किया, दैट इज कॉस्ट फंक्शन। उसके बाद हमने जब बेची चीजें, टोटल जो हमने वैक्सीन बेची, तो हमको क्या मिला, हमको रेवेन्यू मिला, पैसा मिला। तो प्रॉफिट कब होगा भाई, प्रॉफिट तभी तो होगा जब रेवेन्यू में से हम माइनस कर दें कॉस्ट, मतलब जितना पैसा हमको मिला उसमें से हम माइनस कर दें जितना पैसा हमने लगाया। अगर पैसा हमारे पास बचा, मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हमको 2 लाख रुपए रिटर्न मिला, तो कॉस्ट हमारी कितनी हुई, 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया, और हमको वापस कितना मिला, रेवेन्यू 2 लाख रुपए, दिस इज रेवेन्यू। सो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, सो दैट विल बी द प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा। सो दिस फंक्शन इज नोन एज द प्रॉफिट फंक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं Px, ठीक है। सो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन होता है टोटल रेवेन्यू में से अगर हम अपनी टोटल लागत, टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें, सो वी गेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ जाए मतलब हमको लॉस हो गया, और ये अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आता है ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो पॉइंट, एक वो पर्टिकुलर पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स, एक एक्स की वो वैल्यू फॉर विच देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। तो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचें कि
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उतना ही पैसा हमको वापस मिल जाए, दैट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। समझ रहे हैं? जैसे एस्ट्राजेनिका ने कितनी वैक्सीन सेल करने के बाद हमको उतना पैसा वापस मिल जाएगा जितना पैसा एस्ट्राजेनिका ने उस पर लगाया, सो दैट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। सो द ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है? ब्रेक इवन पॉइंट तब आता है जब प्रॉफिट जीरो के बराबर होता है। अभी प्रॉफिट किसके बराबर था? अभी बताया था, प्रॉफिट वाज इक्वल्स टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, तो RX माइनस CX जब जीरो के बराबर आ जाए, मतलब जितना पैसा हमने लगाया उतना ही पैसा हमको वापस मिल जाए, यानी इन दोनों का डिफरेंस जब जीरो के बराबर हो जाए, दैट इज नोन एज आर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? RX माइनस CX को या तो जीरो के बराबर रख दीजिए या फिर RX इक्वल्स टू CX रख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। सो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चंस देखिए, इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट इज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट अ मैन्युफैक्चरर स्पेंड्स ₹1 लाख ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने 1 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया। ठीक है, मशीनरी पे, जमीन खरीदने पे 1 लाख रुपए लगा दिए। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹150 पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 150 पर यूनिट, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 150 रुपए लगेगा, तो x यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितना रुपए लगेगा? 150 इंटू x। दिस इज बेसिकली आर वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो पैसा लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये क्या है? ये है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के समझना है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। द सेल प्राइस पर यूनिट वॉज फिक्स्ड एट ₹200। तो हमने ये हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 200 रुपए की एक यूनिट चीज हम बेचेंगे। सो दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली योर पी क्या होता है? प्राइस पर यूनिट जो हमने डिसाइड किया कि इतने में हम चीज को बेचेंगे, तो 200 रुपए में हम इसको बेचेंगे। अब देखिए हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में। सो फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग अस टू फाइंड कॉस्ट फंक्शन, सेकंड में रेवेन्यू फंक्शन, थर्ड में प्रॉफिट फंक्शन एंड फोर्थ में ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो कॉस्ट फंक्शन पे आते हैं। कॉस्ट फंक्शन किन दो चीजों से बनता है? अभी बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? 1 लाख। सो फिक्स्ड कॉस्ट की जगह लिख लिया 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? देखिए 150 पर यूनिट, तो 150 रुपए एक यूनिट के। तो अगर हम लोग मान लें कि टोटल x यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 150x। सो दिस इज आर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, सेकेंड रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन मतलब कितने का हमने सामान बेचा, जो पैसा बेचने के बाद मिला। अब देखिए, एक चीज को, एक यूनिट जब हम बेच रहे थे तो कितना रुपए मिल रहा था? 200 रुपए। अब मान लेते हैं हमने x यूनिट्स सेल की, तो अगर x यूनिट सेल की तो हमको टोटल पैसा कितना मिल जाएगा? 200 इंटू x। दिस इज आर रेवेन्यू फंक्शन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट फंक्शन। नाउ प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? अभी बताया था, प्रॉफिट फंक्शन इज व्हाट? RX माइनस CX, दैट इज रेवेन्यू फंक्शन माइनस द कॉस्ट फंक्शन। सो रेवेन्यू फंक्शन क्या था? रेवेन्यू फंक्शन था हमारा 200x, माइनस किया इसमें से कॉस्ट फंक्शन विच वाज 1 लाख प्लस 150x। तो जब माइनस करेंगे तो आ गया 50x माइनस 1 लाख। सो दिस इज आर प्रॉफिट फंक्शन। तो तीन चीजें हमने यहां से निकालनी, बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। ठीक है, ये शीट मैं आपको दे रहा हूं, ये शीट आप अपने साथ में भी रख सकते हैं, प्रिंट निकाल के रख लीजिए और फिर वीडियो को देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, या फिर इसको लिखते रहिए कॉपी में तो बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है भाई? बताया था, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे RX माइनस CX इज इक्वल टू 0 और वी कैन से RX इज इक्वल टू CX। ठीक है, सो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो प्रॉफिट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हमने यहां से लिखा 50x माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 0। सो दिस वाज द प्रॉफिट फंक्शन। भाई प्रॉफिट फंक्शन अभी हमने निकाला, कितना आया? 50x माइनस 1 लाख। सो 50x माइनस 1 लाख में को 0 के बराबर रखा, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2000। मतलब जब हम 2000 यूनिट्स बेचेंगे अपने सामान की, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। मतलब उस पॉइंट पे आ जाएंगे जब हमारा खर्चा और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 यूनिट जब हम बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। ना हमको उस समय प्रॉफिट हो रहा होगा, ना हमको लॉस।